मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल प्राचीन काव्य का परिचय प्राप्त करेंगे। प्राचीन काव्य के संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इनके संपादन में यह पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आज हम देखेंगे कि हम प्राचीन काव्य के अंतर्गत किन किन पाठ्यक्रमों का विषयों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का परिचय। काव्य शास्त्र के मान्य आलोचकों और विद्वानों ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल अर्थात प्राचीन काल को आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल कहा है। यह हिंदी का सर्वाधिक विवादास्पद काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का आदिकाल के पृष्ठ 1 में टिप्पणी करते हुए इनके संदर्भ में लिखा है, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वातोद्घातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक ओर तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सरल सहज भाषा में संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट करते थे। प्रश्न की जटिलता के कारण ही उन्हें आगे लिखना पड़ा। इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा है, तथापि उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट रह गया है। संभवतः इन्हीं कारणों से डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने इसे शून्यकाल कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्राचीन काव्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन अनिवार्य रूप से हो जाता है, ताकि विभिन्न मतांतरों के घटा टोप के बीच से कोई युक्ति युक्त पूर्ण मार्ग निकल सके। प्राचीन काल की सीमाएं एवं नामकरण। इस प्रश्न पर कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, विद्वानों में गंभीर मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ सन 1050 विक्रमी 1993 ईस्वी से माना है। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को वे पुरानी हिंदी मानते हैं, लेकिन उनके विचार में इनके आधार पर किसी प्रवृत्ति का बोझ नहीं होता। उन्होंने मुंज और भोज के समय संवत 1050 अर्थात 1050 विक्रम के आसपास से ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का आरंभ माना है, और इसी आधार पर हिंदी के आदिकाल की सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक निर्धारित की है। उनके अनुसार यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्प नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। यह हमें मिलेगा शिव सिंह सरोज पर। इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से जोड़ते हुए इसके दूसरे नाम देसी भाषा की चर्चा की है। सरहपा या सरहदापाद को हिंदी का पहला कवि मानते उन्होंने लिखा है कि अपभ्रंश में नए सुबंतों के जोड़ से यह भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत से भिन्न हो गई है। कहे गए, गढ़, कज्जई, हिज्जई आदि शब्द बताते हैं कि अपभ्रंश का स्थान हिंदी के पास होना चाहिए था, संस्कृत, पाली, प्राकृत के पास। राहुल जी ने अपभ्रंश को भारतीय भाषाओं की सम्मिलित निधि कहा है।
उनके अनुसार अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम दृष्टा थे। वे अश्वघोष, भास, कालिदास और बाण की सिर्फ झूठी पत्तलें नहीं चाटते रहे, बल्कि उन्होंने एक योग्य पुत्र की तरह हमारे काव्य क्षेत्र में नया सृजन किया है। इस प्रकार राहुल जी आदिकाल का आरंभ 760 ईस्वी से मानते हैं और उनकी अंतिम सीमा 1300 ईस्वी के आसपास निर्धारित करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के इस मत का उल्लेख किया है कि इसकी शुरुआत 700 ईस्वी से होती है, लेकिन वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह अपभ्रंश के जड़ होने और सौरसेनी अपभ्रंश तथा अर्धमागधी अपभ्रंश के क्रमशः हिंदी और पूर्वी हिंदी के विकसित होने का समय 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं। मिस्र बंधुओं ने हिंदी की उत्पत्ति संवत 700 के आसपास मानी थी, क्योंकि पुष्प या पुंड नाम के जिस कवि को वे पहला हिंदी का कवि मानते हैं वह संवत 770 में विद्यमान था। अपभ्रंश अर्थात प्राचीन हिंदी के पहले कवि के रूप में सरहपा को माना गया है। उपयुक्त सभी मतों से परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकार किया जा सकता है कि सन 760 ईस्वी से हिंदी का आरंभ स्वीकार किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं के इस आधार पर त्याग कर दिया था कि ये धार्मिक रचनाएं हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके इस मत को नहीं मानते थे, न उनसे सहमत थे। उनके अनुसार धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाए तो तुलसी का रामचरितमानस भी साहित्यिक क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जैसी का पद्मावत भी साहित्य की सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। अतः स्पष्ट है कि अपभ्रंश से हिंदी को एकदम अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सरहपा से भी हिंदी काव्य का प्रारंभ माना जाना चाहिए। कतिपय विद्वान अपभ्रंश के साथ अवहट्ट का भी जिक्र करते हैं, लेकिन इस संदर्भ में डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने उस मत पर विचार करना चाहिए जिसके अनुसार वे हिंदी के प्रारंभिक रूप को ही अवहट्ट मानते हैं। उनके अनुसार वस्तुतः जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट कहते हैं, उस अपभ्रंश में साहित्यिक अपभ्रंश से गहरा विद्रोह झलकता है। जहाँ तक आदिकाल के नामकरण का प्रश्न है, लगभग आधा दर्जन नाम इनके लिए प्रस्तावित हो चुके हैं। इस काल के लिए प्रस्तावित नाम और प्रस्तोता विद्वानों का विवरण कुछ इस तरह है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल ने भी आदिकाल नाम कहा है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांख्यायन जी ने नामकरण किया है। चारण काल ग्रियर्सन जी ने कहा है। संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। साथ ही इन्हीं का आरंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। उपयुक्त सभी नामों पर विचार विश्लेषण आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाकर इनका नामकरण वीरगाथा काल किया है, वे निम्नलिखित हैं। खुमार रासो, इनकी तिथि है संवत 1800 से 1305 विक्रमी। इनके रचनाकार है दलपति विजय। बिसल रासो, इनकी रचना काल है संवत 1212 और इनके रचनाकार हैं नरपति नाल।
जयचंद्र प्रकाश इनके लेखक हैं। भट्ट केदार जिनकी रचना लगभग 1225 संवत के आसपास मानी गई है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। ये इसकी तिथि लगभग 1225 से 1449 है। परमाल रासो ये जगनिक के द्वारा रचित है और इनकी तिथि लगभग 1230 है। कुमार रासो की मुकरियाँ पहेलियाँ ये खुसरो की पहेलियाँ ये अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इनकी लगभग तिथि है संवत 1230। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि द्वारा रचित है। इनकी तिथि है 1240 विक्रम संवत। विजयपाल रासो ये नल सिंह विरचित है। इनकी तिथि लगभग 1355 के आसपास माना गया है। हमीर रासो ये गंगाधर विरचित है और इनकी तिथि लगभग 1375 संवत के आसपास माना गया है। विद्यापति पदावली इनके रचनाकार हैं विद्यापति और इनकी लगभग तिथि 1460 विक्रमी माना गया है। कीर्तिलता इनके भी रचनाकार विद्यापति हैं। इनकी तिथि 1460 संवत माना गया है। साथ ही इसी तिथि पर इनके द्वारा एक और रचना है कीर्ति पताका। बिसल देव रासो खुसरो की पहेलियाँ विद्यापति पदावली के अतिरिक्त उपयुक्त कृतियों में से सभी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। अतः प्रथम दृष्टया वीर गाथा काल नाम की पुष्टि की जा सकती है, लेकिन जिन कृतियों को आधार मानकर यह नाम दिया गया है अद्यावधि शोध निष्कर्षों के आधार पर वे या तो अप्रामाणिक सिद्ध हो चुके हैं या फिर इनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैसे विद्वानों ने वीर गाथा काल नाम पर अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि इन हाल की खोजों से पता चलता है कि जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इन काल की प्रवृत्तियों का विवेचन किया था उनमें से कई पीछे की रचनाएं हैं और कई नोटिस मात्र हैं और कई के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल रूप क्या था। इस प्रकार शुक्ल द्वारा नामकरण उस काल की सामान्य प्रवृत्ति को उभारने में असफल रहा है। नामकरण की दृष्टि से राहुल जी अन्यों की अपेक्षा वजनदार हैं। उन्होंने सिद्धों के अपेक्षित साहित्य को पूरा महत्व दिया है, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तावित इस नाम पर टिप्पणी करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर इस काल के लिए राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। यह नाम है सिद्ध सामंत काल। इस काल का जो भी साहित्य मिलता है इसमें सिद्धों का लिखा हुआ धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। फिर सामंत काल में सामंत शब्द से ही उस युग की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण जाति के कवियों की राज स्तुति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोतों का भी पता चलता है। लेकिन इस नामकरण में भी एक असंगति है। एक और कवियों सिद्धों और संकेत किया गया है तो दूसरी ओर कवियों की अपेक्षा आश्रयदाताओं का उल्लेख है। ऐसे स्थिति में सिद्ध चारण काल नाम अधिक तर्क संगत है, लेकिन चारण काल की संज्ञा भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उस युग में केवल चारणों ने ही काव्य रचना नहीं की, वरन शायद इसी कारण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल से पूर्व संधि काल की कल्पना की है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तावित नाम भी निर्विवाद नहीं है, क्योंकि वर्मा जी के दोनों नामकरणों का आधार एक नहीं है। संधि काल जहाँ अपभ्रंश और हिंदी की संधि के काल का सूचक है, तो चारण काल उस युग के कवियों की ओर संकेत करता है। फिर अपभ्रंश काल का नाम भी निर्दोष नहीं है, क्योंकि उस काल में केवल अपभ्रंश में काव्य सृजन नहीं हुआ। इसके अलावा अपभ्रंश से भाषा का तो बोध होता है, लेकिन किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का नहीं। अतः यह नामकरण भी उपयुक्त नहीं। प्रश्न यह उठता है कि मिश्र बंधुओं आदि के द्वारा प्रस्तावित नामकरण आरंभिक काल का, इस नामकरण के पीछे कोई साहित्यिक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है या नहीं। जहाँ तक वीर काल नामकरण का प्रश्न है, तो यह नाम तो वीर गाथा काल का ही संक्षिप्त रूप है। अतः शेष रह जाता है आदिकाल, जिसके अनेक विद्वानों का समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल मानते हैं कि इस नाम का कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश का अभिमत है कि भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि स्वरूप का बोध या पा सकने, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल आधुनिक काल तक सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदि बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी सभी रूप जो परिवर्ती काव्य में प्रयुक्त हैं, अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। अतः आदिकाल सबसे उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के पृष्ठ संख्या 69-70 में यह बात उल्लेखित है, लेकिन यह नामकरण करते समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी निर्भ्रांत कहाँ थे। तभी तो उन्होंने यह भी टिप्पणी दी है, यह नाम श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल आदिम मनोभावापन्न परंपरा निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। वस्तुतः किसी नामकरण को स्वीकार करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि कथित काल में किस प्रकार का काव्य लिखा गया है। आचार्य द्विवेदी ने स्वयं पाया है कि अपभ्रंश से विकसित दो तरह की रचनाएं लिखी गई है। पहला है पूर्वी अपभ्रंश से निर्गुणिया संतों की शास्त्र निक्षेप, उग्र विचारधारा, डांट फटकार, अक्खड़पना, सहज शून्य साधना, योग पद्धति और भक्तिमूलक रचना। दूसरा है पश्चिमी अपभ्रंश से राज स्तुति, ऐच्छिकतापूर्वक श्रृंगारी काव्य, नीति विषयक फुटकर रचनाएं और लोकप्रिय कथानक। डॉक्टर भोला शंकर व्यास के अनुसार इस युग के कवियों को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक वे जो अपने काव्य की रचना अपने सीमित समाज को ध्यान में रखकर कर रहे थे, और दूसरे वे जो अपने काव्य का लक्ष्य संपूर्ण जनता तक मानते थे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस युग में एक और रासो काव्य के रूप में अभिजात वर्ग का साहित्य गढ़ा गया, और दूसरी ओर गोरखनाथ की बानियाँ, फागुन साहित्य आदि जन साहित्य के उदाहरण है। दोनों प्रकार के साहित्य का मिलन बिंदु यह है कि भाषा शैली, काव्य रूप, छंद आदि की दृष्टि से वे एक दूसरे को बराबर प्रभावित करते रहे हैं। इस युग में जहाँ तक प्रसिद्धि का प्रश्न है, रासो काव्य, रासो साहित्य सर्वाधिक चर्चित हुआ है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से जन साहित्य का महत्व भी निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में वीर गाथा काल या आदिकाल जैसी संज्ञाएं इस युग के नामकरण के साथ न्याय नहीं कर पाती। अतः इन्हें प्रारंभिक काल कहा जाना ही अधिक उपयुक्त है।
और इस युग के साहित्य अथवा काव्य के लिए प्राचीन काव्य से उपयुक्त दूसरा नाम नहीं है। इसी संदर्भ में यह भी सांदर्भिक भी है कि इस काल के प्रतिनिधि कवियों और उनकी रचनाओं में प्रवेश करने के पूर्व इस काल की प्रवृत्तियों पर भी संक्षेप में ही सही विचार कर लिया जाए। तो यह था प्राचीन काव्य के नामकरण के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित था उनका व्याख्या। शेष अगले भाग पर हम साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। शेष हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। पुनः धन्यवाद।